अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शिराजी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 रोज़ तक रहने वाली जंग के बाद सीज़ फायर तो हो गया, लेकिन उसके बाद एक और अहम मरहला गोया कि सफारतकारी का मरहला शुरू होने जा रहा है। और टेबल पे पाकिस्तान ने वो कौन सी बातें रखनी हैं और फिर इंडिया जैसे मुल्क को कैसे इस बात पे कायल करना है कि अब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ हमने जाना है। तो ये मरहला पाकिस्तान किस तरह तय करेगा और इस हवाले से भी पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल हैं कि नहीं हैं। तो आज हमने अपने प्रोग्राम में उस शख्सियत को मदऊ किया है कि जब वो मैदान सहाफ़त में भी थे तो उन्होंने बड़े गहरे फुटप्रिंट्स छोड़े वहाँ पे, और जब सियासत में आए तो बाकियों से बड़े मुमताज़ नज़र आए। पर अब गोया कि एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट कमेंटेटर भी वो सबसे अलग करके बोलते हैं। तो मेरी मुराद है वन एंड ओनली मुशर्रफ हसन सैयद साहब। बहुत शुक्रिया सर फॉर योर टाइम। बड़ी शुक्रिया, मेहरबानी दावत देने की आपकी। इससे पहले कि हम कुछ सीरियस डिबेट की तरफ जाएं, डिस्कशन करें, पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आप जो डिफरेंट होते हैं, आपके गोल्फ के या स्नूकर के प्लेयर तो नहीं रहे, क्योंकि वहाँ पे वो बॉल्स को डिफरेंट एंगल से देखते हैं और उसके बाद जाके उसको बड़ी प्रिसीजन के साथ पॉकेट करते हैं। तो जो आपके एनालिसिस होते हैं, जो आपकी गुफ्तगू होती है, वो पब्लिक में तो पजीराई हासिल करती है, बट जो पॉलिसी मेकर्स हैं, डिसीजन मेकर, उसको वो पीस ऑफ एडवाइस के तौर पे लेते हैं। तो ये कहानी है क्या, सब कुछ बताएं आज। एक तो मैं नेचर लवर हूँ, कोई बार नेचर के नज़दीक हाइकिंग की, ट्रेल किया। दूसरा है मैं हॉर्स राइडर। हॉर्स राइडर का बड़ा होता है कि वो इंस्टिंक्ट से काम चलते हैं। घोड़ा बड़ा होशियार एनिमल है, उसको कंट्रोल करना स्ट्रेंथ नहीं होती, टेक्निक होती है कि किस टाइम रुकना है, किस टाइम क्रॉस करना है और किस टाइम जंप करना है। सही, गुड। अच्छा सर, तो लेट्स स्टार्ट विद पहलगाम। इनफैक्ट 22 अप्रैल को जब ये होता है मामला वहाँ पे, और जैसे हमने फैक्ट शीट भी पेश की पाकिस्तान ने कि 10 मिनट के बाद गोया कि FIR कट जाना, उसके बाद फिर पाकिस्तान की तरफ गोया कि इल्ज़ाम धर देना, तो आपको लगता है कि सब कुछ उस वक्त भी बाय डिज़ाइन था और उसके बाद इंडिया ने फिर एस्केलेशन की तरफ जाना था और अगले गोल्स क्या थे उनके? आपकी असेसमेंट क्या है इस हवाले से? देखिए जी, इंडिया का एक बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है फॉल्स फ्लैग का। प्रेसिडेंट क्लिंटन आ रहे थे मार्च 2000 में जति सिंहपुरा, और वो तो अब साबित हो गया, जनरल गिल की स्टेटमेंट आ गई। और प्रेसिडेंट क्लिंटन ने खुद किताब में लिखा है, जो किताब थी मेडेलिन ऑलब्राइट की, द माइटी एंड द ऑलमाइटी, फॉरवर्ड में लिखा है 2006 में कि काश मैं हिंदुस्तान ना आता, क्योंकि ये जो 35 सिख मार दिए गए और 5 कश्मीरी मुसलमान शायद वो बच जाते, मीनिंग के मेरे वजह से उनको ये काम किया मारा गया। बिल्कुल ठीक। तो फिर उसके बाद 2001 में जो हुआ पार्लियामेंट अटैक, 9/11 के फौरन बाद, टाइमिंग देखे ना, दिसंबर में हुआ, और उसमें एक बेगुनाह मुसलमान कश्मीरी, उसका नाम था अफजल गुरु, उसको सजाए मौत दी गई। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इंडिया के, टू सेटिस्फाई द कॉन्शियंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी, कि हिंदुस्तान के ज़मीर को मुतमिन करने के लिए हमें इंसाफ नहीं, शवाहिद नहीं, प्रूफ नहीं, ये जुल्म। और अरुंधति राय ने आर्टिकल भी लिखा था, पुलवामा का आप देख लें, तो वो टाइमिंग भी सारा इलेक्शंस जो था। और इस दफा तो बड़ा मजेदार बात हुई कि JD वैंस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जो हिंदुस्तान के दामाद भी हैं, जी जी बिल्कुल ऐसे बेगम उषा जो है वो साउथ इंडिया की हैं, बल्कि इस कॉन्फ्लिक्ट से कुछ दिन पहले वहीं पे मौजूद थे वो, नहीं, और उस दौरान भी मौजूद थे, जिस दिन शुरू हुआ बिल्कुल साथ को, जिस दिन ऑर्केस्ट्रेट हुआ साथ। और मोदी साहब कहाँ थे? किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, जो पाकिस्तान के हर एक पे। और जो वापस तशरीफ लाए मोदी साहब इस वाकया के बाद, और बाना के जी बड़ा एकदम इमरजेंसी में आए, वो कश्मीर नहीं गए, मकबूजा कश्मीर, उन्होंने कोई उनसे ताज़ियत नहीं की जो लोग मरने वाले थे वहाँ पे। जी। वो सीधा बिहार गए, जहाँ सियासी जलसा हो रहा था उनका बिहार के इलेक्शन के लिए। और वहाँ मजे की बात, मैं फॉलो कर रहा था बाय द वे, अच्छा, अंग्रेजी में तकरीर की थोड़ी सी कि वी विल डू दिस, वी विल फॉलो द टेररिस्ट टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो वो सारी तकरीर पाकिस्तान के खिलाफ थी, इंटरनेशनल ऑडियंस को मुखातिब थे वहाँ। अंग्रेजी में जलसा आम मोदी साहब खिताब कर रहे हैं बिहार के अंदर। तो आप देख लेना कि कड़ियां मिला लें कि पर्पस था क्या, जो मैं कहता हूँ 3D स्ट्रेटजी है हिंदुस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ। डीमनाइज पाकिस्तान, पाकिस्तान को बदनाम करो, सही, डैमेज पाकिस्तान, पाकिस्तान को नुकसान करो। अब क्या हुआ, वो IMF पहुंच गए कि पाकिस्तान को क्यों आप दे रहे हैं पैसे, उनका क्या ताल्लुक है, फाटफ जा रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ। फिर तीसरा है, डीमनाइज हो गया, डैमेज हो गया, डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, अदम इस्तेहकाम, कि दहशत गर्दों को हमायत करो। इंडिया वैसे भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है, वो तो डॉक्यूमेंटेड है। तो ये उनकी स्ट्रेटजी थी। तो अब फिर उन्होंने कहा, चूंकि वो बुली हैं, और बुली की अप्रोच होती है कि जिसे कहते हैं ना,
यरकाने की कोशिश करो। उनका ख्याल है साइज इक्वल स्ट्रेंथ, साइज डज नॉट इक्वल स्ट्रेंथ। अगर ये बात होती तो फिर वियतनाम जंग हार गया होता अमेरिका से, या क्यूबा खत्म हो जाता अमेरिका के खिलाफ, या अफगानिस्तान सोवियत यूनियन के खिलाफ होता। तो रिजल्ट क्या हुआ फिर? उन्होंने पाकिस्तान को, वो मुझे याद आ गया, फील्ड मार्शल अयूब खान साहब थे 1965 वॉर में जब इंडिया ने हमला किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को मालूम नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। So you know that spirit was there, और उसका रिजल्ट उनके सामने आ गया। और इनफैक्ट अब सीज फायर की बात कर लें, क्या वाज इट ए मिलिट्री माइट ऑफ पाकिस्तान कि जिसने हिंदुस्तान को मजबूर किया सीज फायर पे, या अगेन इट्स ए टेक्टिकल मूव कि थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा क्योंकि फेंटा लग रहा है पीछे हट जाते हैं, उसके बाद फिर एक नई स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तान को एंगेज करेंगे? आपको यहाँ पे क्या हिकमत अमली नहीं, टेक्टिकल नहीं, स्ट्रेटेजिक है। और वो इंडिया पीछे हटा है, यरक गया, और इंडिया को एक खौफ पैदा हो गया है कि पाकिस्तान तो वो समझता था कि इंडिया इजराइल है और पाकिस्तान को छोटी मोटी कोई अरब रियासत है जो मार खाती रहेगी, जब चाहे वो मार सकते हैं। नॉट एट ऑल। ये 2019 में भी जब पुलवामा का हुआ था वाकया, तो जब हिंदुस्तान ने हमला किया बालाकोट का, और हमने जवाबी कार्रवाई की, 24 घंटे के अंदर 2 जहाज गिराए, उनका पायलट कैप्चर किया, तो मुझे CNN का फोन आया, oh senator, what's going to happen now? वो तो जंग होगी, there will be a war। मैं कहा no, there will be no war। मैं कहा Modi is a bully। If you stand in front of him and don't blink, he'll back off। मैं कहा आप देख लेंगे। तो इसमें भी ये हुआ। सही। हमने जब जवाबी कार्रवाई की, देखिए राउंड 1 था, 2 राउंड की बात करें ना, राउंड 1 में क्या हुआ, उन्होंने मिसाइल अटैक्स किए, उसके बाद और हमने उनके एक रात को 5 जहाज, जिसमें 3 राफेल थे और 2 दूसरे जहाज से गिरा दिए, जो 1971 की जंग के बाद सबसे ज्यादा नुकसान इंडियन एयरफोर्स का एक रात में हुआ। सही। कमाल का दिया, तो वो एकदम हिल गए। और उसके बाद भी इजरायली ड्रोन्स जिस तरह आए, उनको जिस तरह उन्होंने कहा कि अब और बुली का ड्रोन्स का किया, उसको भी उड़ा दिया हमने। 80 ड्रोन्स गिराए। तो आप देखें नुकसान उनका को $5 अरब का, तो ये नुकसान असले से हो गया। बिल्कुल। लेकिन ओवरऑल एक राफेल जो है वो $300 मिलियन का है, मोर और लेस। तो एक वो हुआ, लेकिन जब उन्होंने, और हमने बड़ा अच्छा एक्ट किया, मैं तहम्मुल के साथ, गुस्से में नहीं, जल्दबाजी में नहीं, मेजर्ड, मैच्योर, काम, कूल रिस्पॉन्स कि ठीक है आ जाए। सही। और जब हमने हिट बैक किया उनको, तो उनका तो चीखें निकल गई, इसमें कोई शक तो 3-5। वो तो लास्ट टाइम भी क्या हुआ था, सही। वो किताब पढ़ लेना पॉम्पियो की, उसने किताब है नेवर गिव एन इंच। उसने कहा कि जी मुझे रात को फोन आया सुषमा स्वराज, जो इंडिया की वज़ीर ख़ारिजा, कि पाकिस्तान तो बहुत बड़ा हमला करने वाला है, सही, पाकिस्तान ने ये कर। तो कहता है फिर मैंने टेलीफोन किया, वो कह रहा है पॉम्पियो 2019 में, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को, और कहा कि ये उनका पायलट है, तो ये है वो है। तो अब भी ये हुआ, अब CNN ने खुद बता दिया, और उन्होंने कहा कि अगेन इंडिया ने अप्रोच किया, इंडिया रोता रोता गया। अप्रोच से मतलब है रोना धोना किया जी, वो पाकिस्तान तो ये करने वाला है। मतलब छोटा मुल्क है, आप चढ़ाई कर रहे हैं, उसकी जवाब हम दे रहे हैं, आपकी जारियत का, आपकी चढ़ाई का, आपकी बालादस्ती का, आपके तकब्बर का, और मतलब है आपकी सारी जो इस सोच का, जो हमारा हक था। जी जी बिल्कुल। इससे पहले कि हम अमेरिकन रोल के ऊपर बात करें, बट जो पाकिस्तान के एंड के ऊपर इशू हैंडलिंग थी फ्रॉम 22 अप्रैल ऑनवर्ड, कैसी लगी आपको? एक कोहिजन नजर आया आपको? क्योंकि हमने देखा 2019 के अंदर कहा जाता था कि जी प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे कि जवाब देना है, बट आर्मी चीफ कह रहे कि जी रहने दें, बट इस बार किस तरह की विस्परिंग हमें सुनने को नहीं मिली। तो जो कोहिजन आपको नजर आ रहा है, और लीडिंग रोल में आपको कहीं मिलिट्री नजर आई या आपको सिविलियन गवर्नमेंट नजर आई? मैंने पढ़ी एक किताब चर्चिल की, विंस्टन चर्चिल, टाइटल है देयर फाइनेस्ट आवर। वो बात कर रहे हैं दूसरी जंग अजीम की, और बल्कि अभी एनिवर्सरी भी हुई है 80 साल हिटलर फैशिज्म की शिकस्त की, 9 मई को परेड में, और जगह भी, लंदन भी। मुझे याद है कि मुझे 2 बड़े जबरदस्त फाइनेस्ट आवर याद आते हैं। एक 1998 में जब मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मैं वजीर इत्तलात था, चीफ स्पोक्समैन था, जब न्यूक्लियर पावर, जी जी जी, उसको एकदम 11 मई को इंडिया ने टेस्ट किया, और हमें प्रेशर था सारा कुछ, और हमने जवाब दिया था, और बड़ा स्मूथली, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, परफेक्ट मैसेजिंग और परफेक्ट एग्जीक्यूशन। वो एक फाइनेस्ट आवर था जिस तरीके से हुआ। सही। वो 17 दिन लगे थे, और ये 18 दिन लगे हैं 22 से अब तक। अब भी मैं देख रहा हूँ कि परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, परफेक्ट मैसेजिंग एंड परफेक्ट एग्जीक्यूशन। फर्क सिर्फ ये है
कि जो 1998 का था वो एक सिविलियन लेड इनिशिएटिव था। मियां साहब वाज द प्राइम मिनिस्टर, आई वाज द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, चीफ स्पोक्समैन। इस दफा इट वाज, आई वुड से, अ मिलिट्री लेड इनिशिएटिव। और इसमें एक फर्क है जो आपने कहा ना 2019 का, स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी। उस वक्त स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं थी। उस वक्त के हमारे मिलिट्री हाई कमांड थोड़े से आए बाएं शाएं कर रहे थे, हाथ मार रहे थे। वो जी देखे ना, हमारे तो टैंकों में वो डीजल नहीं है, हम कैसे लड़ेंगे, क्या बनेगा। हालांकि ये सोच कम से कम मुसल्लह अफवाज में नहीं होनी चाहिए। अगर आप मुल्क के सिपा सलार हैं, या आप मुल्क के जनरल हैं, या आप मुल्क के मिलिट्री लीडर हैं, तो आपको हिम्मत हौसला देना चाहिए। विल फाइट बैक, हिम्मत। क्योंकि जंगें जो होती हैं ना, वो लड़ाई से पहले जीती या हारी जाती हैं जहन में। शिकस्त खुर्दा जहन और डिफीटिज्म, वो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। इस वक्त मैं देखा है कि वेदर इट इज जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर, दे लेड फ्रॉम द फ्रंट बड़े। और मुझे तो पता चला कि वो एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर खुद ऑपरेशंस रूम, वॉर रूम में खुद मौजूद थे, इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, सारा कुछ। दिस इज द लीडरशिप। देखा नहीं, इस पर टेस्ट होता है लीडरशिप का। यू लीड फ्रॉम द फ्रंट, कि आप यरक गए हैं या घबरा रहे हैं। लुक देम इन द आई। और मैंने ये कहा था कई शोज में भी कि ये हिंदुत्व के जो लोग हैं ना, ये बहुत, इनकी दो चीजें हैं, खसूसियत है। एक बुली है, और अगर आप हिट बैक करें वो पीछे हटेंगे। दूसरी उनकी तासुब और नफरत है, और एक सोच है मुसलमानों के बारे में। और मैं कहूँ इनका तो एक बहुत मजाक से मैं कहता हूँ महमूद अफ गजनी कॉम्प्लेक्स है। वो समझते हैं जो शुमाल से आ रहा है ना मुसलमान, ये को पता नहीं फतह करने आ रहा है, दिल्ली नहीं को सोमनाथ की तरफ जा रहे हैं, उनकी सोच है। उनको थोड़ा सा खौफ भी है। तो उन्होंने देख लिया कि हमारे तो वक्त ये तो कोई पता नहीं क्या है। और एक और चीज थी, जब मैं अमेरिका में स्टूडेंट था, तो जब जंगों में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बड़ी होती है, तो अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे थे वियतनाम के साथ। वियतनाम कुछ बात नहीं मान रहा था। रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट था, बड़ा ज़हीन प्रेसिडेंट था, बड़ा अजीम प्रेसिडेंट था, पाकिस्तान का दोस्त भी था। उसने अपने डॉक्टर हेनरी किसिंजर को कहा, जो कौमी सलामती के मशीर थे, कहते यार तुम इनको कह दो, ये बात नहीं मान रहे। इसको कहते हैं मैडमैन थ्योरी। तुम कहो कि मेरा बॉस जो है ना, रिचर्ड निक्सन, पागल है। पागल इन द सेंस कि कोई पता नहीं क्या कर देगा, कुछ भी कर सकता है, तो उनको डराओ और फिर वो पीछे हटेंगे। तो वो ये हुआ। तो इधर भी थोड़ा सा था यार ये को पता नहीं इनका कुछ करना दे, कुछ करना दे, ये खौफ भी था, तभी पीछे ये बुलीज जो है ना। तो इससे क्या सबक मिला? साइज डज नॉट इक्वल स्ट्रेंथ। और हमने एक रात के अंदर डिटरेंस को रिस्टोर कर दिया। उनका ख्याल था ना कि ये न्यूक्लियर वेपन्स तो हो गए, शॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हमारा कन्वेंशनल स्ट्रेंथ बड़ी है। और हमारा जोम था कि हमारे पास टैंक हैं, जहाज हैं, रफेल हैं, फौज है। वो रातों रात चकनाचूर हो गया। बल्कि सिर्फ 5 घंटों में। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है, इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। मुशाहिद साहब ये भी जानना चाह रहे हैं कि गोया कि 10 तारीख से पहले 2 दिन हम देख रहे थे कि अमरीकी मिजाज इंटायरली डिफरेंट था। गोया कि उनके नायब सदर की जानिब से या उनके वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जो स्टेटमेंट्स आ रही थी कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते, दोनों मुल्क खुद देखें, बट हमारा सिर्फ इतना कंसर्न है कि न्यूक्लियर वार नहीं होनी चाहिए। बट वो जो जिस रात का जिक्र कर रहे थे ब्रेक से पहले कि उस रात के 5 घंटों में जो हमने एक डिफरेंस क्रिएट किया है, उसके बाद वाशिंगटन के अंदर सोच के अंदर एक 180 का शिफ्ट है, मीडिएशन की तरफ जाना, फिर एंगेजमेंट। ये बदलाव वहाँ पे कैसे आया? मैं 2-3 बातें काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ, आपने पिछले 1 साल से। एक तो मैंने कहा था कि ट्रंप इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेगा, वो जीता। ठीक है। दूसरा मैं कह रहा था, लोग कहते थे पाकिस्तान की अब अहमियत नहीं रही, पाकिस्तान डज नॉट मैटर। अफगानिस्तान में था, अब तो इंडिया इज नंबर 1। और रवायती सोच जो पाकिस्तान के सारे आपके एनालिस्ट कह लें, मैं कह रहा था नो, पाकिस्तान इज की, क्योंकि जो खित्ता है वो सबसे अहम है, और जो हम हैं एक मुस्लिम न्यूक्लियर पावर है। चीन, हिंदुस्तान, रूस, ईरान, अफगानिस्तान, सेंटर में पाकिस्तान। हमें रेलेवेंट नहीं हो सकता। हाँ, रेलेवेंट नहीं हो सकता। वी आर द सेंटर से। दूसरी बात, तीसरी बात मैंने कहा था जंग नहीं होगी कंसिस्टेंटली। मैं क्या, इनकी जरूरत नहीं होगी, बिकॉज दे नो द स्टेक्स आर वेरी हाई। अब क्या हुआ? अब बयान देखे ना, शुरू से 22 को वाकया होता है, 25 अप्रैल को पहला बयान आता है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जी। वो कहता है आई एम अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, आई एम अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया। और लेकिन द रूट इशू की पुरानी लड़ाई है,
पाकिस्तान हिंदुस्तान की, और बुनियाद है कश्मीर की बात उन्होंने कर दी। और उन्होंने कहा था कि दे विल फिगर इट आउट देमसेल्व्स वन वे और द अदर, कि खुद ये निबड़ लेंगे, एक दूसरे को हैंडल कर लेंगे। पहला बयान आया, ठीक है जी। फिर दूसरा उनका आया कि जी अपना जब पहला राउंड हो गया तो उनका टिट फॉर टैट हो गया है, मतलब तुर्की बतुर्की हो गया, अब बस आप बराबर हो गया तो आप आराम से बैठ जाए। जो फर्स्ट राउंड जो हम जीत के थे, बिल्कुल ऐसे। उसके फौरन बाद एक बयान आ गया इनके नायब सदर का, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, यार जो जाओ, मतलब है कि मगरो लाओ, जो करना है करो, हमारा तो दिल कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे। मैंने उसको भी कहा, मैंने मुझे पूछा किसी ने कि आपका क्या ख्याल है, मैं कहा बहुत अच्छा बयान है। कहना क्यों आप तो कह रहे हो? मैंने कहा कि एज लॉन्ग एज अमेरिका उनका साथ न दे हिंदुस्तान का, वो तो न्यूट्रल हो गया, बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तान को हम अकेले निबड़ लेंगे, हमें अगर अमेरिका उनके साथ मिल गया फिर उनके साथ हमें न्यूट्रलिटी चाहिए, हमें अमेरिका की न्यूट्रलिटी चाहिए कि वो बाहर रहे। बिल्कुल, हिंदुस्तान को हम हिसाब किताब बराबर कर लेंगे, इतने हमारे में जान है, हिम्मत है, सलाहियत है, कुव्वत है और नियत भी है। We'll take them on। तो फिर वैसा हुआ, और वो ये बुली है, उसको we done it, we'll do it again। तो वही उसके बाद क्या हुआ, ताजा हमला किया नूर खान बेस वाला, एक रेड लाइन क्रॉस हो गई थी और हमने फिर उन्होंने 12:30 किया था, बिल्कुल। तो हमारा 3-4 घंटे बाद हमारा रिस्पॉन्स आ गया था, बिल्कुल। 26 जगह, बिल्कुल 80 ड्रोन गिरा दिए, और दिल्ली में ड्रोन्स हमारे चले गए, एयरबेस उड़ रही थी, एयरबेस सारा, जहां उनके स्टोरेज फैसिलिटी थे, जहां उनके मिसाइल्स थे, हमारा सारा उधर पूरा एंड प्रिसिशन टारगेटिंग, ठक ठक ठक। और हमारा एक फर्क है हिंदुस्तान से, उन्होंने सिविलियंस शहीद किए हमारे, हमने मिलिट्री टारगेट्स किए या स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस, बिजली भरा ये वो स्टेप होती है, तो हमने ये किया। तो वो तो देवर ऑन द रन, उन्हें कहा तो मारे के, उनको तो होश फिर टेलीफोन उठा मेरे ख्याल में, फिर वाशिंगटन कॉल की कि जब हम बात कर रहे हैं शिफ्ट कैसे आया, फिर रोना धोना जो उनका रवायती चीज है, फौरन कॉल किया इन्होंने। और वो मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप CNN की स्टोरी बता दें, निक रॉबर्टसन की, जी वो कह रहे हैं कि जी वो रातों रात उसके बाद तो उधम बढ़ गया, हलचल होगी तो मारे गए हैं, तो उनका, और वो भागे गए कि खुदा के लिए हमें बचाएं, ये पाकिस्तानी तो पता नहीं क्या कर देंगे, इनका कोई पता नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इनके शेवा है, दे अंडर एस्टिमेट अस। और एक और मैं छोटी सी एग्जांपल दे दूं, तारीख की बात हो रही है हिंदुस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात की। 1998 में जी जब इंडिया ने किया धमाका 11, हमने तो 28 को किया ना, 17 दिन के बाद, बिल्कुल ऐसे कोई फैसला हो गया था। और मेरे अल्लाह ताला का फजल है, मुझे शर्फ हासिल है कि सबसे पहले मैंने मियाँ साहब को मशवरा दिया, अच्छा, कि जब पता चला कि न्यूक्लियर हुआ है, मैं कहा मियाँ साहब इट्स नाउ और नेवर। पंजाबी में मैंने कहा मियाँ साहब कड़ाके काट दो, एंड मियाँ साहब सेड यस वी विल डू इट। उन्होंने बड़ा एक खुद फैसला किया, किसी दबाव में नहीं किया कि किसी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा या फलाना ने कहा, नहीं, इट वाज अ सिविलियन डिसीजन बाय एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो कोई हाँ 19 तारीख को 19 मई 1998 LK अडवाणी का बयान आता है, बड़ा तकब्बर वाला, गुरूर वाला, पाकिस्तान शुड नो दैट द स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट हैज चेंज्ड, ये हालात तब्दील हो चुके हैं, एंड इंडिया इज नाउ अ न्यूक्लियर पावर एंड पाकिस्तान शुड रिव्यू इट्स कश्मीर पॉलिसी। पहली दफा उन्होंने न्यूक्लियर ताकत को कश्मीर के साथ मुंसलिक कर दिया, बच्चों बंदे दे पुत्र बन जाओ वरना मतलब थ्रेट हुई। और वो बल्कि मैंने मियाँ साहब ने डिस्कस भी किया, मियाँ साहब ने कहा मुझे बड़ा गुस्सा आया इस अभियान का। मैं कहा 1 हफ्ता रह गया, फिक्र की बात नहीं है। तो हमने कहा था, मैंने कहा कि मैंने अपनी एम्बेसी को कहा, हमारे इंटेलिजेंस को भी कहा कि आप मॉनिटर करें कि जब हम टेस्ट करेंगे, क्योंकि उसको बड़ा गुरूर था इंडिया का क्या रिएक्शन होता है। वो तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, माँ मर गई। 28 मई को हमने टेस्ट किया, उनका पार्लियामेंट का सेशन होता था वो कैंसिल कर दिया, मीटिंग पर हैदर बन गई, भागे गए, मुंह पीले हो गए सारे। तो लगता था कि भाई शॉक्ड। तो जब वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए लाहौर में बस में 1999 में, मीनार पाकिस्तान, मैं उनका वजीर मेहमानदारी था, प्रोटोकॉल मिनिस्टर। उनका जो एक नंबर 2 बंदा था, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा आई वांट टू नो क्या हुआ, आप पहले तो बड़ा रोब शोब मारते 28 के बाद क्या हुआ कि यू सीम सरप्राइज्ड। कहता है, उसने जो जवाब दिया बड़ा मीनिंगफुल है। उसने कहा कि हमारा 2 व्यूज थे कि हमारा ख्याल था पाकिस्तानी जो है ये झूठ बोल रहे हैं, ब्लफ कर रहे हैं अपने अवाम को, इनके पास बम नहीं है। और दूसरा उनका व्यू था कि अगर बम है भी तो इतनी हिम्मत नहीं होगी टेस्ट करने की, क्योंकि ये तो अमेरिका से पूछ के हर काम करते हैं।
मैं कहा तुम तो मैं जानते नहीं यार। हमने तो कर भी दिया, हमने कर भी दिया, बना भी लिया, उससे पूछ के नहीं बनाया। उसके बाद शिफ्ट आया फिर सोच में। फिर उनका चेंज आया और वॉचमैन का मैं खुद आऊंगा। सही। तो ये है, ये जो बड़ी ताकत हो या बुली हो, उसकी ज़हनियत क्या है। सही। लेकिन मुशाहिद साहब देखें, हम 99 में भी अमेरिका ने रेस्क्यू किया कारगिल के मौके पे हिंदुस्तान को, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 2019 के अंदर भी जब पुलवामा हुआ, अगेन अमेरिका रेस्क्यू करने के लिए आ गया। अब 2025 में पहलगाम के बाद जो कुछ हुआ, अगेन अमेरिका ने रेस्क्यू किया। तो उसके बाद सिचुएशन कोई बदली तो नहीं है, रादर ज़्यादा सीरियस हो गई। 2019 में एनेक्स कर लिया गया जो खसूसी हैसियत थी मकबूजा कश्मीर की, उसको ख़त्म करके। तो गोया कि इसके बेनिफिशरी तो अगेन भारत हो रहा है, पाकिस्तान तो नहीं हो रहा। तो इस तरह के अरेंजमेंट्स पे हमें जाना चाहिए था, या जब हमें कहा गया था कि सीज़ फायर की तरफ जाने चाहिए तो हम अपने जो आयरन क्लैड फ्रेंड है कम से कम चीन के साथ मुशावरत करते, एक इम्प्रेशन जाता कि हम भी अपने दोस्तों से पूछ रहे हैं, उसके बाद आप बताएंगे कि किन टर्म्स के ऊपर हम सीज़ फायर के लिए जा रहे हैं। पहले तो मैं ज़रा पस मंज़र दे दूँ उसका। मैं जब ये हमने जवाब दिया और मेरे इंटरव्यूज़ ऑन द रिकॉर्ड है जी जी, तो जब पीक में थी ये सारी गड़बड़, और लोग कह रहे थे अब अमेरिका इंटरेस्टेड नहीं है, सही रवायती सोच थी। मैं कहा नॉनसेंस, अमेरिका इंटरवीन करेगा डिप्लोमेटिकली। जब हमने जवाब दे दिया, मैंने कहा अब मैं बता दूं कि मैंने वैसे एक गलती की, मैंने कहा 48 घंटे में सीज फायर हो जाएगा। वो तो चंद घंटे में हो गया। मैंने पहले लेट कर दिया। मैंने कहा कि 48 घंटे में हो जाएगा, लेकिन अब सिचुएशन डिफ्यूज होगी क्योंकि हमने जवाब दे दिया, वो पीछे हटेंगे और मिन्नतें करते जाएंगे और अमेरिका करेगा ये काम, और वही हुआ। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। मुशाहिद साहब, वो जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि इस इंटरवेंशन का बेनिफिशरी तो हमेशा हिंदुस्तान रहा है, तो आपकी बात को आप डिफरेंट देख रहे हैं। और आपने चाइना की बात भी मैं ये कि आप उनसे कम से कम एक तो पहली बात है कि जो भी सिचुएशन आई है, पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ एग्रेशन। हमने तो ये शुरू नहीं की, पहल हिंदुस्तान करता है, पंगा वो लेता है, और पंगा जब महंगा पड़ता है तो वो अपने आकाओं के पास जाते हैं जी, वाशिंगटन डीसी, रोते रोते जी, रोना धोना के साथ शिकायत लगाने जाते हैं। और ठीक है, क्योंकि जितने चाहे पाकिस्तान हो हिंदुस्तान हो, हमारे इंटरेस्ट में तो नहीं है ना जंग होना, और प्लस हमारे जितने दोस्त हैं, आपने चाइना की बात की, चाइना भी यही कह रहा था कि जंग ना हो। जंग तो मुसलत हुई हम पर, हमने तो दिफाई हवाले से हमारी अप्रोच तो प्रोटेक्टिव थी, डिफेंसिव थी, रिएक्टिव थी, हमने तो जवाब दिया उनका। तो उस हवाले से चाइना का मौकफ, अमेरिका का मौकफ और रूस का मौकफ यकसा था। ये पहला इंटरनेशनल क्राइसिस है जिसमें तीनों की यकसा राय थी कि जंग नहीं होनी चाहिए, और अगर कुछ छोटे मोटी झड़पें हो रही हैं तो उसको हम डिफ्यूज करें, डी एस्केलेट करें। तो चाइना इज फुली ऑन बोर्ड। बल्कि मैं समझता हूँ कि इस क्राइसिस में अगर कुछ विक्ट्री हुई है तो चाइना की भी हुई है। ओह इंटरेस्टिंग। लेकिन साथ में अगर मैं थोड़ा सा क्यों जो मिलिट्री कमांडर्स का भी कंपैरिजन ड्रॉ करें तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 65 जनरल अयूब, उसके बाद 71 में जनरल याया, फिर 1999 में जनरल मुशर्रफ, फिर 2019 में जनरल बाजवा एंड नाउ आसिम मुनीर। तो आप जनरल आसिम मुनीर को कैसे रेट करते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स? पहले मैं जरा एक जनरल का नाम ले लूं जिसका नाम आपने नहीं लिया। जनरल मोहम्मद जियाउल हक। इनफैक्ट वो क्योंकि उसमें उनके बड़े होशियार जनरल थे वो। मैं समझता हूँ जितने हुक्मरान आए फौजी, उन सब में से ज़हीन वो थे। उन्होंने जंग ही नहीं की किसी के साथ। जंग उनके दौर में जंग ही नहीं हुई। हालांकि जंगों के वाले जंगों के बाद वो आपने सही कहा, लेकिन उनके दौर में कोई जंग नहीं हुई, और उन्होंने हालांकि बड़ा दबाव रखा, एक तरफ सोवियत यूनियन, एक तरफ हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान उसको न्यूक्लियर बम बना रहे थे हम। हिंदुस्तान का दबाव भी था, 2-3 दफा धमकी भी आई कि इजराइल और इंडिया मिलकर करेंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया, दानिशमंदी के साथ भी और दलेरी के साथ भी, तो आप देखिए वो भी स्ट्रेटेजी है। और जिन्होंने जंगे में फंस गए वो फारग हो गए, या उनको फेल हो गया। इसमें मैं कहूँगा कि जनरल मुशर्रफ की हैंडलिंग अच्छी थी। अच्छा, जनरल अयूब खान के 65 वॉर में आई थिंक वो बाद में उन्होंने कहा कि जी मुझे इन्होंने मरवा दिया। उनकी किताब में पढ़ा था, जो अल्ताफ गौर साहब ने गोस्ट रिटन लोग कहते हैं,
तो उसमें फ्रेंड्स ऑन मास्टर में भी वो उनका था कि जी वो अल्ताफ गौर साहब लिखते हैं कि वो कहते थे दे शुड हैव बीन अ काउंटर सिंडिकेट। कहते वो मीटिंग हुई, ये जो 12 डिवीजन है ऑफिसर्स मेस मरी में, तो इन द कूल कंफर्ट ऑफ द मेस, तो उसमें जनरल अख्तर हुसैन मलिक थे, जुल्फिकार अली भुट्टो थे, अजीज अहमद थे, जिसे लोग ये कहते थे हॉक्स हैं। तो इन्होंने कहा कि जी ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू करते हैं और वो अपराइजिंग होगी। अयूब खान साहब इलेक्शन जीतते थे, नया नया इलेक्शन सदर बने थे, चीन से दोस्ती भी थी, तो उनका ख्याल था कि और पजीराई होगी। तो वो मेरे ख्याल में सोच समझ के लिया, और जब प्रेशर आया तो फिर वो उसमें हम फंस गए। और याह्या खान ने भी उसमें आई थिंक कोई मिलिट्री स्ट्रेटजी वेल थॉट आउट नहीं थी, इट वाज पुअर जनरलशिप। उसने डॉक्टर किसिंजर ने बड़ा अच्छा कहा था कि याह्या खान वाज अ गुड मैन बट ही वाज अ पुअर जनरल, बैड जनरल, तो वो नहीं हुआ। तो वो भी हो गया। जनरल मुशर्रफ ने हैंडलिंग अच्छी की थी उस वक्त कि वो घबराए नहीं। 2002 के क्राइसिस की बात कर रहा हूं। जी जी बिल्कुल। और उसमें फिर हमने कहा कि ठीक है, वो इंडिया ने कहा हम ये कर देंगे, जंग के ऐसे पहुंच गए थे। और जनरल पावल जो थे वो अमेरिका के वजीर खारजा थे, वो नेगोशिएट कर रहे थे। जब ये बैक ऑफ हुआ तो टॉम फ्रीडमैन है न्यूयॉर्क टाइम्स का कॉलमिस्ट, उसने लिखा कि इट वाज नॉट जनरल पावल हु डिफ्यूज द सिचुएशन, इट वाज जनरल इलेक्ट्रिक। जनरल इलेक्ट्रिक जो है ना वो कंपनी है, जब हमने धमकी दी कि अब फिर कुछ भी हो सकता है, तो वो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट तो खत्म होने लगी, वो भागे सारे। तो वो इंडिया ने कहा तो हमारी तो मैशत तबाह हो जाएगी। सो इट वाज दैट काइंड ऑफ क्राइसिस। तो ये जो ब्रिंकमैनशिप होती है, इसमें आधी बैटल होती है नफ्सियाती, कि आप खौफजदा ना हो, आप घबराए ना, आप नर्व्स ना लूज करें। तो जो जनरल या जो लीडर नर्व्स लूज कर जाए तो वो फारक हो जाता है। बट इस दफा ऐसा नहीं हुआ। इस दफा ऐसा नहीं हुआ। इस दफा ये था कि शुरू से मेरे ख्याल में ये बड़ा वाज़ेह था कि जो हमारा मिलिट्री हाई कमांड है माशाल्लाह वेरी हाईली प्रोफेशनल, उनमें ये भी है कि देयर वाज स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी हिंदुस्तान के हवाले से। और माजी में जरा था कि हिंदुस्तान से बात करो, तजारत करो, ये करो, वो करो, मोदी आ रहा है, मोदी को दावत दो। इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि वो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है कि ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, और उनको कैसे हैंडल करना है और एक दबंग तरीके से करना है। तो उसमें वो आए बाएं शाये नहीं था। और इनफैक्ट ये भी जानना चाहूंगा कि इंडिया के एंड पे कोई मिसकैलकुलेशन थी, अंडर एस्टिमेट करना, अपने आप को इंडिया की तरफ से बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन थी, आई वुड से मैसिव मिसकैलकुलेशन। और ये एक तारीखी वाकया हुआ है जो कल हुआ है 10 मई को। डिटरेंस आपने बहाल कर दी है। इंडिया की जो एक बना हुआ था शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया, वो फारक कर दिया है। हेजेमोनिक इंडिया, इंडिया की बालस्ती को खत्म कर दी है। और इंडिया समझता था कि न्यूक्लियर पर तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान बराबरी पर है, क्यों बम है। जी। तो कन्वेंशनल तरीके से हम पाकिस्तान को बुली करेंगे। और मैं समझता हूँ कि एक और भी बहुत बड़ी बात हुई नफसाती तौर पर, हमने एक कर्ज था बहुत पुराना 1971 से, वो भी पूरा किया हमने, वो डेट भी खत्म कर दी विद फुल इंटरेस्ट। वो भी जिस तरीके से हुआ कि हिंदुस्तान को फैंटी पड़ी है, दे गॉट अ ब्लडी नोज फ्रॉम पाकिस्तान 2 राउंड में, और दूसरे राउंड के बाद उनकी चीखें निकली, वो तो भागे गए, बचाओ हमें। यकीनन हमने नहीं किया, उनकी तरफ से हुआ। सो दिस इज वेरी सिक। और उसका एक और रिजल्ट बड़ा हुआ जो हिंदुस्तान का जो लॉस जो मसला बहुत बड़ा हुआ जी। एक तो हिंदुस्तान का बयानिया नहीं बिका जी। हिंदुस्तान को जिसे मैं कहता हूँ गोरिस्तान, जो वेस्टर्न ममालिक, उधर से हमायत नहीं मिली, अमेरिका से भी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, और मैं दाद देता हूँ, एक दबंग लीडर है अमेरिका का, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। उसने कहा मसला कश्मीर को मैं सालसी बनूंगा, बिल्कुल मैं हल करूंगा। उसने स्टेटमेंट आई है, बिल्कुल। तो जो वो जिसका जिक्र वो करना नहीं चाहते थे, द के वर्ड, और उसके पेशरों की जरूरत नहीं थी, बाइडन, ओबामा, ये तो इवन बुश, कभी कश्मीर का जिक्र किया था उन्होंने? वो तो कहते हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी से कहीं डिलीट हो गया था कश्मीर का इशू। उसने खुद, हमने नहीं किया, ये ट्रंप ने कहा है कि मसला कश्मीर बुनियादी मसला है और उसको हल करने में मैं मदद करूंगा। आपको तो सिल्वर प्लेटर में इतनी बड़ी फतह मिल गई है, और हिंदुस्तान को शिकस्त। कितनी बड़ी फतह है आपकी, सफारती फतह है, फौजी फतह है, नफ्सियाती फतह है, सियासी फतह है, और अवाम के लिए इतना बड़ा जो मोरल बूस्टर है, एतमाद का बहाली हुई है। मैं पाकिस्तानी अवाम को दाद देता हूँ, हमारा बिहेवियर क्या रहा है, मैच्योर, मेजर्ड,
कोई बढ़ के नहीं मारी, कोई नफरत की बात नहीं की, तो एक इत्मीनान और सुकून और एतमाद कि हम डरते नहीं हैं, बिल्कुल, और हम मुकाबला करेंगे। ये नहीं कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, वो ये क्या बनेगा हमारा, नॉट एट ऑल, विल टेक देम ऑन। बल्कि मुझे लोग कहते थे ये कब जवाबी कार्रवाई करनी है, व्हाई आर वी वेटिंग। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा पब्लिक सेंटीमेंट से नजर आ रहे थे, क्यों देर हो रही है, देर क्यों हो रही है। इसका मतलब है लोगों में जान है, पूरी इंडिया बड़ा है। बिल्कुल, ये हमारे ये जो चीज है ना, खौफ का खात्मा, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसे, लेकिन अब सर उससे कहीं इंपॉर्टेंट मरहला शुरू होने जा रहा है। अगर डायलॉग टेबल पे हमने जाना है तो क्या उस हवाले से पाकिस्तान फुली प्रिपेयर्ड है, और हम कहीं बीच में मीडिएटर भी आ रहा है अमेरिका के नाम से, हम गोल अचीव कर पाएंगे, वो कश्मीर का इशू हो, वो पानी के मामलात हो, या दीगर इशूज़ हों। देखिए जी, इस बहुत जरूरी, अब हमने कदम फूक फूक के उठाना है। नाउ वी आर इन सेंटर स्टेज। एक तो हमें पता चल गया है कि आपके साथ एक मुल्क आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा है, सही, और वो आपकी खारजा पॉलिसी का महवर है, टॉप प्रायोरिटी है, नंबर 1 है, अवामी जमहूरिया चीन। उसके बगैर आपकी कोई हिकमत अमली कारगर नहीं होगी, कारगर नहीं हो सकती, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो इक्तिसादी हो, चाहे इंडिया पॉलिसी हो। तो उनको आपने साथ लेके चलना है, उनके मशवरे के साथ, उनके मिलजुल के साथ। दूसरा, आपको एक एंट्री मिल गई है ओवल ऑफिस में, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप रवायती अमेरिकन लीडर नहीं है। ये पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जॉन एफ कैनेडी के बाद 60 सालों में, जो अमेरिका की जो रवायती एस्टेब्लिशमेंट, ये डीप स्टेट एस्टेब्लिशमेंट कौन है, CIA, पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट, और ये जो अमेरिका की रवायती एस्टेब्लिशमेंट है, ये बड़ी प्रो इंडिया है सिस्टम जो है इनका। लेकिन जो कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, वो वखरा है, उसकी सोच ही और है। वो कहता है मैं जंगजू नहीं हूँ, मैं कोल्ड वॉर में यकीन नहीं रखता, मैं कुछ लोग कुछ दो में यकीन रखता हूँ, मैं जंगें खत्म करूंगा, जंगें शुरू नहीं करूंगा। तो ही इज अ पीस मेकर। तो पाकिस्तान हैज 4 years to सेटल द इश्यूज। 3 years। अब 1 साल हो गया उनको, बिल्कुल। तो 3 साल का वक्त है, आपके पास एक विंडो खुल गई है, 3 years, आपके पास स्ट्रेटेजिक स्पेस बन गई है। और एक और चीज हुई है, मैं समझता हूँ अगले 10 साल में 5 मुस्लिम मिडिल पावर्स इमर्ज करेंगे। पाकिस्तान इज नाउ इमर्ज्ड एज अ मेजर मिडिल पावर। सही। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, सही, अपने अपने रीजन्स में ये रोल अदा करेंगे। लेकिन मुशाहिद साहब, कल भी हमने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच देखी, आप तो बड़े अरसे से कह रहे हैं कि लुकिंग टुवर्ड ईस्ट की कहानी अब होनी चाहिए, वेस्ट की तरफ हम बहुत गए हैं और वहाँ से जो कुछ हमें मिला है सबके सामने है। तो अब इस क्राइसिस के बाद गोया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में, हमारी सोच में कोई बदलाव आएगा कि लुकिंग टुवर्ड ईस्ट करें, हम चाइना को, जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनको एंगेज किया जाए और उनकी एडवाइस पे या उनके मशावरत से अपनी पॉलिसीज़ बनाएं। वो सोच आपको कहीं नज़र आ रही है आपके? नहीं शराई साहब, 21वीं सदी एशिया की सदी है। अल्लामा इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, देख मशरिक से उभरते हुए सूरज को देख, वो सूरज तलू हो रहा है। 2025 में वी आर टॉकिंग ऑफ द एशियन सेंचुरी, और मगरिब का जवाल है आपके सामने। तो आपकी खारजा पॉलिसी का महवर चाइना के अलावा, इस खत्ते के अलावा, जनूबी एशिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, ईरान, अफगानिस्तान, ये ममालिक जो आपके इर्द गिर्द हैं, प्लस आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, जो लुक ईस्ट की आप बात करते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, फिलीपींस, ये सारे ममालिक इतनी बड़ी इकोनॉमीज हैं। तो हम भागे जाते हैं चौनी दुआनी के लिए, माफ करना, IMF के बाद उनसे मिन्नतें करते हैं आपसे, तो आप उनसे इन्वेस्टमेंट लें, तजारत करें। तो हमारा जो, मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिक रीसेट, रीजनल रीसेट और स्ट्रेटेजिक रीओरिएंटेशन होनी चाहिए खारजा पॉलिसी में, और वो बहुत जरूरी है। और वो रवायती तरीके से नहीं कि जी आप फाइल मूव करें, सारा करना है। इसमें एक विजन चाहिए, एक हिम्मत चाहिए, एक क़यादत चाहिए। तो अब ये टेस्ट है मौजूदा सिस्टम का। सही, मैं सिस्टम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिर्फ हुकूमत की बात ही, सिस्टम में खाकी भी आते हैं, मुफ्ती वाले भी आते हैं। और इनफैक्ट जो इन क्राइसिस के दौरान आपको एक पॉलिटिकल हार्मनी नज़र आई है, अब ये आगे भी ट्रैवल करेगी, क्योंकि हमने देखा पार्लियामान के अंदर स्पीचेस वो PTI की जानिब से, दीगर अपोजिशन जमातों की जानिब से कहीं ना कहीं हुकूमत वक्त को सपोर्ट कर रही थी। तो ये अब इसको हुकूमत वक्त ने भी कुछ रियलाइज़ किया है कि इसको आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि क्राइसिस अभी तो ऑन है, ख़त्म नहीं हुए। नहीं, क्राइसिस तो भी चलेगा। हिंदुस्तान ने बीच में से माफ नहीं करना। उनकी सोच क्या है, अखंड भारत की नजरियाती पॉलिसी है RSS वालों की, वो तो बड़े, उनको तो दुख है।
वो तो बेइज्जती बहुत हुई है। और उसने लोग कह रहे हैं मगरिब वाले कि यार आपने हमारी टेक्नोलॉजी को जलील करा के रख दिया। आप तो वो दे विल ट्राई टू ब्लीड यू इकोनॉमिकली और टेररिज्म के जरिए। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है दस्ते शफा, कौमी यकजहती। और मैं PTI को हिज़्ब इख्तिलाफ को दाद देता हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छी मुहिब वतनी का मुजाहरा किया है। उन्होंने हुकूमत के साथ, रियासत के साथ मुकम्मल तौर पर, फौज के साथ, मुसल्लह फौज के साथ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ पूरी तरह खड़े हुए हैं। तो इस वक्त टाइम आ गया है कि आप एक तो हैं उनसे बात करें, क्योंकि जमहूरियत के दो पहिए हैं, हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ। आप सियासी कैदियों को रिहा करें, बशमूल कैदी नंबर 804, बल्कि उसको टेलीफोन करें यार। आप मोदी से तो बात कर रहे हैं, अब शुरू होगी ये बातचीत, तो उससे बात करने में क्या होता है? कोई निकाह टूटता है किसी का? वो अपना ही बंदा है ना, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। और मिसिंग पर्सन्स का इशू है बलूचिस्तान का, और जगह खैबर पख्तूनख्वा जहां भी मिसिंग पर्सन्स हो, और जो सियासी कैदी हैं सब रिहा करें। खवातीन बड़ी बेचारी रख खा रही हैं, कोई मर्द भी हैं, सारे कुछ हैं, करें। आप बड़े दिल से चलें। आपने अब बड़े प्लेयर बन गए हैं, और बड़ा प्लेयर इन बिग पिक्चर मीन्स बड़ा दिल और बड़ा दिमाग और सोच तब्दील करनी पड़ेगी। ये इन्हें मैं ख्याल निकालेंगे उस तुमने ये कहा, तुमने वो कहा, छोड़ें उस चीज़ों को। लुक एट द बिग पिक्चर। ये इट्स अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है। ब्रेक के बाद आते हैं तो प्रोग्राम के लास्ट पार्ट में भी कुछ अहम सवाल हैं जो मुशाहिद साहब के सामने रखेंगे। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। मुशाहिद साहब, कुछ थोड़ा सा सरहद के उस पार भी देखते हैं, पोलिटिकल सिनेरियो अब क्या बनने जा रहे हैं। सो हाउ यू सी द फ्यूचर ऑफ मिस्टर चायवाला मोदी की? आपको मिस्टर चायवाला का बड़ा इंटरेस्टिंग है। 10 साल तो उसके बड़े अच्छे गुजर गए 2 टर्म्स में। और मिस्टर चायवाला ने ये किया था कि उसने वही बात की शुरू में जो इमरान खान ने इधर की। उसने कहा जी मैं मौरूसी सियासत के खिलाफ हूँ, और मैं रवायती सोच के खिलाफ हूँ, और मैं बिजनेस को आगे लाऊंगा। और चूंकि कांग्रेस पार्टी उसको, वो भी फैमिली पार्टी बनी हुई है ना, सही, सोनिया गांधी, उसका बेटा राहुल गांधी, उसकी बेटी प्रियंका गांधी, ले दे के जैसे हमारे हैं या बेटा या बेटी जो भी है वो टेक ओवर करता है। बिल्कुल, हमारा ज़हन तो बादशाह वाला ज़हन है ना, मुगल माइंडसेट है, बिल्कुल कहता हूँ। तो वो उधर भी यही है, उधर भी अनफॉर्चुनेटली यही है। तो वो उसने कहा, और उसने डिलीवर भी किया। हालांकि वो कातिल है और रेसिस्ट है, बुचर गुजरात है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ हुई। अब पिछला इलेक्शन मेरे इंडियन दोस्त कई हैं जर्नलिस्ट, वो कहते हैं कि इंडियन में जो इलेक्शन में इस दफा धांधली से जीता ही है। क्योंकि वो कहते हैं कि 100 सीटों में उनकी थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, EVMs। उसमें रिजल्ट बड़ा मुल्क है, दूर दराज से उधर धांधली की, और मोदी खुद बड़ी मुश्किल से जीता। लास्ट टाइम 5 लाख वोट से जीता था अपने सीट, इस बार 1.5 लाख से। और अयोध्या जहां मंदिर बनाया था वहां भी हार गया। तो वहां जो फॉर्म 47 इस्तेमाल हुआ है ना, वो EVMs थे। तो उनका वर्जन है। हमारे यहाँ तो फॉर्म 47 था ना, बिल्कुल, तो 45 से हमारे मशीनों को यहाँ पे मशीनें डिसफंक्शन किया गया, तो उनका फॉर्म 47, तो उनका फॉर्म 47 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन था। मैं समझता हूँ कि ये उसका आखिरी दौर है, अगर वो कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टी से मिल जाए। वरना मुझे नजर आ रहा है कि अगर एक और टर्म मिल गई तो मैं हिंदुस्तान को बिखरता देख रहा हूँ, तकसीम होता देख रहा हूँ। क्योंकि हिंदुत्व जो है ना, ये फितरत के, हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, अजीम मुल्क है, एक उसकी सिविलाइजेशन है, उसमें 20 करोड़ मुसलमान हैं, बड़ी डाइवर्स कंट्री है, बिल्कुल डाइवर्स कंट्री है। देखना उसमें सिख कम्युनिटी है, मसीह बरादरी है, 7 सिस्टर्स है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, आसाम, तो इस, और नीचे साउथ इंडिया है, फिर इंसर्जेंसी है। कश्मीर में तो जंग आज़ादी हो रही है जेन्युइन, काबिज मकबूजा कश्मीर में 17 मुख्तलिफ इंसर्जेंसीज हैं। तो मोदी की जो सोच है ना, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गया अखंड भारत का, आप देखेंगे अखंड भारत का उन्होंने नक्शा चिपका लिया है लोकसभा में। अखंड भारत से क्या मुराद है? ग्रेटर इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया को उन्होंने डाल दिया कि ये भारत का हिस्सा है। तो ये जो सोच है 21वीं सदी में चल नहीं सकती। तो ये बायस से तकसीम है, बायस से तजाद है, बायस से तासुब है। और इंडिया जैसा मुल्क अगर ये कंटिन्यू करेगा, आपने देख लिया कि वो जनरल फजल रहमान है बांग्लादेश का, जो एडवाइजर है डॉक्टर यूनुस का, उसने क्या कहा
कि खुदा ना खास्ता अगर हिंदुस्तान हमला करता है पाकिस्तान पर तो हमें चाहिए कि 7 सिस्टर्स पर कब्जा कर ले। इंडिया की डिसइंटीग्रेशन की बात तो पहली दफा कर दी ना, तो इसलिए मैं समझता हूं कि उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। दूसरी बात, इकोनॉमी की बात, कहते हैं इंडिया शाइनिंग, इंडिया राइजिंग। यस, उनके जो गुजरात माफिया है, अडानी अंबानी, उनको तो बड़ी मौज हुई, अरबपति बन गए हैं। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 45%। और कहां से यूथ है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब, बिहार, यूपी। और कहां जा रहे हैं? 3rd लार्जेस्ट इलीगल माइग्रेंट्स अमेरिका के, मेक्सिको, अल सल्वाडोर के बाद हिंदुस्तान से हैं, 7.5 लाख। वो बेचारे जा रहे हैं मेक्सिको, उधर से आने की कोशिश कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान के वो हालात नहीं। फिर खिता देखें, पिछले साल 4 इलेक्शंस हुए हैं। बांग्लादेश में इंकलाब आ गया, प्रो इंडिया गवर्नमेंट को उखाड़ फेंक दिया अवाम ने। श्रीलंका में लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है, नेपाल में माओइस्ट गवर्नमेंट है, मालदीव्स में इंडिया आउट ऑफ मालदीव्स कैंपेन में बना है। तो इंडिया के लिए घाया तंग हो गया है। और चाइना बड़ा डोमिनेट कर रहा है, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, हम उनके साथ खड़े हैं। तो इसलिए जो चाय वाला he is in the hot waters। मेरे ख्याल में वो जो है ना कि that he'll be having tea on empty cups now, I think। लेकिन थोड़ा सा वेस्टर्न बॉर्डर की जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले अपना दिया है, तो वेस्टर्न बॉर्डर पे जो तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन अफगानिस्तान, अब उनको भी थोड़ा सा कोई सेकंड थॉट्स आ रहे होंगे कि पाकिस्तान जो डिमांड्स हैं। वेस्टर्न बॉर्डर में आपकी अफगान पॉलिसी फेल हो गई है। अच्छा, दैट इज फेल्ड, गलत पॉलिसी थी। मैं तो शुरू से क्रिटिसाइज करता था, फिर क्लैरिटी कोई नहीं। सही, पिछले दौर में आप उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, आप उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे काबुल में जाके। सही, आपके 3 स्टार जनरल उनके साथ बैठे हैं, सही, काबुल में, सही, खोस्त में, बिल्कुल ऐसे आपने उनको एंट्री भी दी है इधर जी। तो फिर अब कहते हैं कि नहीं, वो तो फिर गुड तालिबान बैड तालिबान, कि गुड तालिबान को वापस ले आएंगे। तो आपकी सो इसमें स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं। अब मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी हो रही है, देखिए ना, इट्स अ रीजनल अप्रोच चाहिए। चाइना उनसे बात कर रहा है, अफगान तालिबान से, ईरान कर रहा है, तुर्की कर रहा है, यूएई कर रहा है, रशिया कर रहा है। हम रीजनल अप्रोच कहें कि आप अफगानिस्तान की सरजमीन से जो दहशतगर्दी निकलती है वो अनएक्सेप्टेबल है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, उनके हर हमसाये के लिए, खिते के लिए। एंड इट्स अ वायलेशन ऑफ द दोहा अकॉर्ड्स आल्सो। अब उसको लाएं। और दूसरी बात है, ये ब्लोइंग हॉट ब्लोइंग कोल्ड का तरीका नहीं है, मुज़ाकरात करें। और मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा फैसला हुआ है, एम्बेसडर सादिक को आपने ले आए हैं स्पेशल एनवॉय, उनकी रिस्पेक्ट भी है, उनका तजर्बा भी है, और वो बड़े हैंडल कर लेंगे इनको। उसके बाद एंगेजमेंट को बेहतर हुई है। मेरे ख्याल में हमारी पॉलिसी में भी शिफ्ट आया है, जो मुस्बत बात है। तो वो एंड और बॉर्डर्स खोलें, तजारत करें। ये नहीं कि सजा दे रहे हैं कि जरा कोई वाकया होता है तो हम सजा के तौर पर बॉर्डर बंद हो जाता है, ये भी गलत अप्रोच है। और यही अप्रोच मैं कहूँगा, ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं हमारे, उनके इंटेलिजेंस के लोग तुर्बत में आ गए हैं, हमारे इंटेलिजेंस के लोग ज़ायदान में आ गए हैं। और जो अनगवर्नड स्पेसेस थी जिसमें दहशतगर्द, उनके भी दुश्मन है, हमारे भी दुश्मन है, तो मिलके। और क्योंकि बलूचिस्तान में जो इश्यूज हैं उसमें तो रही है टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म, उनका भी खतरा है, हमारे लिए भी है। तो वो मुश्तरका मफादात हैं। सही। और मुशाहिद साहब लास्टली कुछ ये भी जानना चाह रहे हैं, कहा जा रहा है कि एक आर्गूमेंट है कि ये जानबूझ के कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया गया, ये जो वॉर थिएटर यहाँ पे साउथ एशिया में वेस्टर्न और कंट्रीज़ और अमेरिका लेके आया, बुनियादी तौर पे वो चाइनीज़ वेपन को टेस्ट करना चाह रहा था, क्योंकि बेहतर ये था कि चाइना को यहाँ के इंगेज किया जाए। बट अगेन इंडिया पहले डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में गया चाइना के साथ, नालायक साबित हुआ, और पाकिस्तान से भी अब फेंटा लगा। ये पहलगाम की बात कर रहे हैं? नहीं, पहलगाम के बाद जो वॉर थिएटर यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, बुनियादी तौर पर कह रहे हैं कि वेस्टर्न आइडिया है, अमेरिकी आइडिया है कि बुनियादी तौर पर चाइनीज वेपन को टेस्ट करना एब्सोल्यूट नॉनसेंस, पॉपीकॉक। ये जो कंस्पिरेसी थ्योरीज लोग बना लेते हैं। सीधी बात करें, एक बुली है, एक जारे है, उसने पहले भी की है जारियत जब चाइनीज वेपन नहीं थे, उनकी सोच मनफी है, और हमने उनको फेंटी दी है, और फेंटी देने में चीनी इमदाद, चीनी टेक्नोलॉजी का कलीदी किरदार है। सही, एज सिंपल 2+2 = 4। इसमें लंबी चौड़ी बात ही कोई नहीं है। आप क्रेडिट दें पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी मुसल्लह फौज को, PAF पायलट्स को, हमारी फौजी क़यादत को, कि हमने बड़ा अच्छा हैंडल किया और बड़ा हो गया। और चाइना का ममनून है, वी आर देयर बेस्ट फ्रेंड एंड दे आर आवर बेस्ट फ्रेंड। और लास्टली इनफैक्ट ये भी जानना चाहूँगा कि इसके बाद जो पाकिस्तान के बारे में मुस्लिम वर्ल्ड में और दुनिया में जो परसेप्शन थी, अब उसके अंदर भी बदलाव देखने को मिला है, और जो हमारे साथ जो लोगों की हैंडलिंग थी, जो एंगेजमेंट थी, उसमें भी आपको विजिबल चेंजेस नजर आएंगी। आप पिछले 50 साल में 3 मरतबा पाकिस्तान का रुतबा उभर गया है मुस्लिम दुनिया में।
1974 इस्लामिक समिट, और वो 1973 जंग के बाद हुई थी। सही। जिसमें पाकिस्तानी पायलट्स ने सीरियन एयरफोर्स में इजराइल के जहाज गिराए थे 2। एक वो था, फिर जब न्यूक्लियर टेस्ट किए उस वक्त हम उधर टॉप में थे, और तीसरी मरतबा अब हुआ है। मुझे जो टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे जो ईमेल्स आ रही हैं, अरबों की, फ़लस्तीनियों की, तुर्कों की, ईरानियों की, मलेशियंस की, इंडोनेशियंस की, वी आर ऑन टॉप, दे आर लुकिंग अप टू अस फॉर लीडरशिप। पाकिस्तान के आपने तो हिंदुस्तान को फेंटी दे दी है, यू गिव देम अ ब्लडी नोज। इसका मतलब है कि आप में कितनी जान है, कितनी हिम्मत है, कितनी सलाहियत है, कितनी कुव्वत है, और कितनी स्ट्रॉन्ग नियत भी है। तो वी आर इन टॉप, इसको हम सीज करें इस अपॉर्चुनिटी को। इस वक्त जो हमारा वकार है मुस्लिम दुनिया में, किसी और मुस्लिम मुल्क का नहीं है। सही। वो पैसे की बुनियाद पर नहीं है, वो आपकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर सही है कि आपने परफॉर्म किया एक दुश्मन के खिलाफ जो इस्लाम दुश्मन है, और उसको आपने डरा दिया, और जो इजराइल का बेस्ट फ्रेंड है। तो ये भी है कि इजराइल इंडिया गट्स योर, सही, और उधर इजराइल मार रहा है मुसलमानों को, इधर हम मार रहे हैं जो मुसलमानों के दुश्मन है। बट ये जो सक्सेस स्टोरी हमने बनाई, अब इसको हम इन फेवर ऑफ पाकिस्तान कैश कराने की एबिलिटी भी रखती है हमारी गवर्नमेंट इस वक्त, जो इस वक्त हमारी जो ये हमारा टेस्ट है। लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप ये होती है कि आप यू राइज टू द ओकेजन। और कायदे आज़म ने क्या कहा था? लेट इट नॉट बी सेड दैट वी डिड नॉट प्रूव आवरसेल्व्स इक्वल टू द टास्क। ये ना कहा जाए कि हमारे में वो जान नहीं थी और हम वी कुड नॉट राइज टू द ओकेजन। कौम ने बता दिया, उसमें करंट है। सिविलियन क़यादत कमजोर है, फौजी क़यादत मजबूत है। तो अब चाहिए कि ये बैलेंस रिस्टोर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुशर्रफ हसैन सैयद साहब, नाज़रीन हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने गोया कि इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद इसमें जो दुनिया की एंगेजमेंट है और फिर पाकिस्तान के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ बनी हैं उसको लेकर उन्होंने चीज़ों को वजाहत के साथ बयान किया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शो के लिए इजाज़त दिए। खुदा हाफिज़।